नमस्कार। आज की बात में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं जस्टिस यशवंत सिन्हा वर्मा की। जस्टिस यशवंत वर्मा, जिनके घर से कैश की बोरियां गायब हो गईं, जिनके घर के आसपास सफाई कर्मचारियों को जले हुए नोट मिले। जस्टिस यशवंत वर्मा के केस में आज कई डेवलपमेंट हुए। पहला, सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने जस्टिस वर्मा का ट्रांसफर फॉर्मली इलाहाबाद हाई कोर्ट कर दिया। दूसरा, यह मामला पार्लियामेंट में उठा। राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने सदन के नेता जेपी नड्डा और लीडर ऑफ अपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे को बुलाकर इस मुद्दे पर गहरी बात की। धनखड़ ने कहा, जस्टिस वर्मा के केस में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने नियम के मुताबिक जांच कमेटी बना दी है। आरोपी जज का ट्रांसफर कर दिया गया है। जांच रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए, लेकिन साथ साथ न्यायपालिका की साख पर जो बट्टा लगा है, ऐसा दोबारा न हो, इसके लिए सभी पार्टियों को मिलकर सोचने की जरूरत है। और तीसरी बात, जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर किए जाने पर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने नाराजगी जाहिर की, हड़ताल की धमकी दी। बार एसोसिएशन का कहना है कि जस्टिस वर्मा के केस की जांच ईडी और सीबीआई से कराई जानी चाहिए। इस तरह के केसेस में जजेस को जो इम्यूनिटी मिली है वो खत्म होनी चाहिए। इन सारे सवालों पर चर्चा करेंगे। न्यायपालिका की मजबूरियां क्या हैं, इनकी बात करेंगे। लेकिन पहले आपको यह बता देता हूं कि जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर मिले कैश को लेकर आज पार्लियामेंट में क्या हुआ। आज सुबह सुबह जस्टिस यशवंत वर्मा का मुद्दा राज्यसभा में उठा। कांग्रेस के नेताओं ने सारा कामकाज रोककर इस पर चर्चा की मांग की। हालांकि चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने चर्चा की परमिशन नहीं दी, लेकिन धनखड़ ने सदन के नेता जेपी नड्डा और लीडर ऑफ अपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे को अपने चैम्बर में बुलाया। जस्टिस यशवंत वर्मा के केस में संसद क्या कर सकती है, इस पर विचार विमर्श किया। असल में अगर किसी जज को हटाने के लिए इंपीचमेंट मोशन लाया जाता है तो उसकी शुरुआत राज्यसभा से ही होती है। इसीलिए राज्यसभा के चेयरमैन ने जेपी नड्डा और खड़गे के साथ इस मुद्दे पर विस्तार से बात की। मीटिंग के बाद जगदीप धनखड़ ने कहा, हाई कोर्ट के जज के घर पर इतना कैश मिलने का मामला बेहद गंभीर है और इस मामले में लेजिस्लेचर को पहल करनी होगी। धनखड़ ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अच्छा काम किया है। चीफ जस्टिस ने अब तक की सारी बातें पब्लिक डोमेन में रख दी हैं। मामले की जांच के लिए कमेटी बना दी है, इसलिए अब सुप्रीम कोर्ट की जांच रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। लेकिन धनखड़ ने यह भी कहा कि वो राज्यसभा के सभी दलों के फ्लोर लीडर्स की मीटिंग बुलाएंगे, जिसमें जुडिशरी पर लगे दाग से निपटने का नया सिस्टम बनाने पर चर्चा होगी। For the first time since independence, that a Chief Justice has, in a transparent, accountable manner, put all material available to him in public domain and shared it without keeping anything with the court. This is a step in the right direction. Constitution of a committee by the Chief Justice of India and the alertness he has reflected is also a factor that needs consideration. Institutions like the judiciary and legislature serve their purpose best when their in-house mechanism is effective, fast, and upholding public trust. Since it is for the first time that head of judiciary, the Chief Justice Sanjeev Khanna, has initiated action in a very, very impactful, transparent manner, it will be worthwhile to await the outcome of the committee, as that will enable us to have the entire material for our consideration. A very thoughtful suggestion emanated from Khargeji that, consistent with parliamentary practice, the issue needs to be deliberated with the floor leaders, and such kind of malaise needs to be eradicated so that we do not have recurrence of it. ये पूरा 3 मिनट का वीडियो है, जिसका कुछ हिस्सा मैंने आपको सुनवाया है। असल में ज्यादातर राजनीतिक दलों की राय भी यही है कि जुडिशरी में जजेस की अकाउंटेबिलिटी तय होनी चाहिए।
आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा जस्टिस यशवंत वर्मा इस्तीफा दें और उनके घर पर मिले कैश की गहराई से जांच हो, वरना जुडिशरी पर से लोगों का भरोसा उठ जाएगा। उनके घर में नोटें नहीं जल रही थी, बल्कि न्यायपालिका की विश्वसनीयता जली है। उसको बचाने के लिए इस सदन के अंदर चर्चा भी होनी चाहिए, उनका इस्तीफा भी होना चाहिए और ये भी पता होना चाहिए कि किसका पैसा है, ये कहाँ से इतना रुपया उनके पास आया, क्योंकि ये एक तरफा क्राइम नहीं है, इसमें दूसरा कोई व्यक्ति शामिल है। वो दूसरा व्यक्ति कौन है जिसका ये पैसा है? बहुत सारी अफवाहें चल रही हैं, उस अफवाहों पर विराम दल लगाना चाहिए। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि किसी रिटायर्ड जज का पैसा है, किसका पैसा है? तो इसलिए जरूरी है कि इस पर चर्चा हो। इंटरनल इंक्वायरी जो है वो सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसमें रखी गई है, क्या उससे संतुष्ट? क्या यही इंटरनल इंक्वायरी आप दूसरे लोगों के मामले में करते हैं? क्या आप जुडिशरी में बैठे हैं इसलिए आपको सारे अधिकार हैं? और यहाँ तो करोड़ों रुपए, करोड़ों के बंडल नोट चल रहे हैं, उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि हम इंटरनल इंक्वायरी करेंगे। इंटरनल इंक्वायरी का क्या मतलब है? तो इसलिए इंटरनल इंक्वायरी नहीं, उनका इस्तीफा होना चाहिए और उनके खिलाफ जांच होनी चाहिए और पैसा किसका है ये पता होना चाहिए। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा का कमेंट बड़ा सियासी मुद्दा बन गया। असेंबली में हंगामा हुआ, कुणाल कामरा के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। होटल में तोड़फोड़ करने के केस में एकनाथ शिंदे की शिवसेना के 12 नेता अरेस्ट हो गए। उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी के नेता सीना ठोककर कुणाल कामरा के सपोर्ट में खड़े हो गए, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने किसी चुने हुए नेता के खिलाफ अपमानजनक कमेंट करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन की बात कही। स्टैंड अप कॉमेडियन कामरा, इन्होंने एक गीत के माध्यम से महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और विद्यमान उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी को अपमानित करने का प्रयास किया है। ये गलत है, हम इसकी निंदा करते हैं। ऐसी चीजों को सहन नहीं किया जा सकता। कामरा को मालूम होना चाहिए कि 2024 के चुनाव में जनता ने निर्णय कर दिया है कौन गद्दार है कौन खुद्दार है, और स्वर्गीय शिवसेना प्रमुख हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी की विरासत ये शिंदे जी के पास है, इस पर जनता की मोहर लगी है। तो कोई स्टैंड अप कॉमेडियन खड़ा रहकर इस प्रकार से उनको गद्दार नहीं कह सकता। जनता ने दिखा दिया, जिन्होंने गद्दारी की, जिन्होंने बाला साहब ठाकरे के विचारों से गद्दारी की, उनको घर भेजने का काम ये जनता ने किया हुआ है। इतने बड़े नेताओं को बदनाम करने का काम अगर कोई करेगा तो मुझे ऐसा लगता है कि उसको सहन नहीं किया जाएगा। उस पर जो भी कानूनन कार्रवाई है वो कार्रवाई की जाएगी। कुणाल कामरा, इन्होंने माफी मांगनी चाहिए। आज एक्शन नागपुर में भी दिखाई दिया। नागपुर दंगे के मास्टरमाइंड फहीम खान और दूसरे आरोपी यूसुफ शेख के घर पर बुलडोजर चल गया। आज सुबह महानगर पालिका की टीम भारी फोर्स के साथ फहीम खान के घर पहुंची। उसके परिवार वाले पहले ही घर छोड़कर जा चुके थे। ये मकान फहीम की वाइफ के नाम पर है। महानगर पालिका का दावा है कि इस बिल्डिंग का नक्शा पास नहीं है। 900 स्क्वायर फीट एरिया में अवैध निर्माण है, इसलिए फहीम के परिवार को नोटिस दिया गया था। जवाब न मिलने के बाद बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया। दंगे के दूसरे आरोपी यूसुफ शेख के घर पर भी बुलडोजर पहुंच गए थे। एक्शन शुरू हो गया था, लेकिन इसी बीच फहीम और यूसुफ के परिवार वाले हाईकोर्ट पहुंच गए। हाईकोर्ट ने बुलडोजर एक्शन को तुरंत रोकने का आदेश दिया। इसकी वजह से यूसुफ शेख का घर बच गया। कोर्ट ने इस मामले में महाराष्ट्र के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और महानगर पालिका के कमिश्नर से 15 अप्रैल तक जवाब मांगा है। अदालत ने कहा, अगर प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस का वायलेशन किया है तो इस मामले में बुलडोजर एक्शन का आदेश देने वाले अफसरों को हर्जाना भी भरना पड़ सकता है। अब नागपुर प्रशासन हाईकोर्ट में जवाब देगा और अगर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का वायलेशन हुआ होगा तो दोषियों पर एक्शन भी होगा। संभल के दंगों के केस में भी यूपी पुलिस अब तेजी से एक्शन ले रही है। दंगों के केस में जामा मस्जिद इंतजामिया कमेटी के सदर जफर अली की गिरफ्तारी के बाद अब पुलिस संभल में फ्लैग मार्च कर रही है।
पूरे संभल में भारी पुलिस फोर्स तैनात है। पुलिस को आशंका है कि जफर अली की गिरफ्तारी के बाद गड़बड़ हो सकती है। जफर अली की गिरफ्तारी के खिलाफ आज वकीलों ने हड़ताल की, सड़क पर उतरे और पुलिस प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। वकीलों का कहना था कि जफर अली को झूठे मुकदमे में फंसाकर बेवजह अरेस्ट किया गया है। जफर अली पर संभल में पिछले साल 24 नवंबर को हिंसा भड़काने का इल्जाम है। पुलिस ने जफर अली को गिरफ्तार करने के बाद कोर्ट में पेश किया। उनकी जमानत की अर्जी खारिज हो गई और उन्हें मुरादाबाद जेल भेज दिया गया। जफर अली के सपोर्ट पर उतरे वकीलों का कहना है कि पुलिस ने जफर अली को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार किया है ताकि वो इस मामले की जांच कर रहे जुडिशियल कमीशन के सामने बयान न दे पाए। उनके खिलाफ जो आरोप लगा है वो गलत है। उन्होंने कोई भी ऐसी घटना नहीं की। चूंकि घटना पहले हो चुकी थी, उसके बाद उन्होंने बयान दिया है। उनके खिलाफ आज तक कोई एफआईआर भी नहीं है। वो तो अज्ञात में उनको उठाया है। जो पुलिस के पास दरवाजा खुला रहता है, अज्ञात में किसी को भी उठा सकती है। चूंकि आज लखनऊ में उनका बयान आयोग के बीच होना था और उनको रात लखनऊ जाना था, इस मौके को कैप्चर करते हुए पुलिस ने कल उनको उठा लिया ताकि वो आज लखनऊ आयोग में बयान न दे सके। अब ये प्रोटेस्ट कब तक आपका जारी रहेगा, क्या कहना चाहते हैं? जारी रहेगा। अधिवक्ता एकता जिंदाबाद। ये प्रोटेस्ट हमारा जारी है। कलमबंद हड़ताल हमारी जारी रहेगी, क्योंकि ये मस्जिद मंदिर का मामला नहीं, ये एक अधिवक्ता का मामला है। संभल के एसपी ने कहा, पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। अब संभल में गड़बड़ी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। संभल हिंसा की जांच कर रही एसआईटी के सीओ ने कहा, पूरी जांच के बाद सबूतों के आधार पर जफर अली को अरेस्ट किया गया। पुलिस उनके खिलाफ सारे सबूत अदालत के सामने पेश करेगी। देखिए, जो भी इन्वेस्टिगेशन है एसआईटी के द्वारा की जा रही है, उसमें कोई ऐसी चीज नहीं है। जो हम लोग जो कार्रवाई कर रहे हैं वो तथ्यात्मक रूप से कार्रवाई कर रहे हैं और उसमें जो भी एविडेंस के आधार पर कार्रवाई हो रही है। और जैसा कि आपको पता ही है, वो अधिवक्ता है। अगर कोई ऐसी चीज है तो उनको पूरा मौका दिया गया है उनकी बात रखने का। वो अपना बोले जो भी उसको बोलना है। लेकिन पुलिस ने जो कार्रवाई की है, एसआईटी ने जो कार्रवाई की है, वो बिल्कुल तथ्यात्मक कार्रवाई की है, एविडेंस के आधार पर कार्रवाई की है। क्या वो कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे, जिसके बिना पर जो 24 नवंबर की एफआईआर है उसी के आधार पर आगे गिरफ्तारी हुई? डेफिनेटली हमें एविडेंसेज जो मिली है उन्हीं के आधार पर हमने गिरफ्तार किया है। हमारे पास एविडेंस है, प्रॉपर एविडेंस है, जो हमने माननीय न्यायालय के समक्ष रखे हैं और हम आगे भी माननीय न्यायालय के समक्ष रखेंगे। आज कर्नाटक के डिप्टी चीफ मिनिस्टर डीके शिव कुमार के बयान पर बेंगलुरु से लेकर दिल्ली तक हंगामा हुआ। डीके शिव कुमार ने संविधान को बदलने की बात कही। उनके इस बयान पर आज पार्लियामेंट में बीजेपी के नेताओं ने कांग्रेस को घेरा। असल में डीके शिव कुमार ने कहा कि समय के साथ सब कुछ बदलता है, एक वक्त आएगा जब संविधान भी बदलेगा। एक प्रोग्राम के दौरान शिव कुमार से सवाल किया गया था कि कर्नाटक सरकार ने सरकारी ठेकों में मुसलमानों को 4% आरक्षण देने का जो फैसला किया, क्या वो संविधान के खिलाफ नहीं है? इस पर शिव कुमार ने कहा कि कांग्रेस की सरकार में मुसलमानों को आरक्षण तो बैकवर्ड क्लास के आधार पर दिया जाता है, धर्म के आधार पर नहीं। लेकिन वक्त के साथ चीजें बदलती हैं। ये मामला भी अदालत में जाएगा और आगे चलकर हो सकता है कि संविधान में ये चीज बदले। शिव कुमार के इस बयान को आज संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्यसभा में उठाया। रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस मुस्लिम लीग के रास्ते पर चल रही है। रिजिजू ने कहा कि जिस तरह आज़ादी से पहले मुस्लिम लीग मुसलमानों को धर्म के आधार पर आरक्षण की डिमांड करती थी, उसी तरह अब संवैधानिक पद पर बैठे कर्नाटक डिप्टी चीफ मिनिस्टर को भी मुसलमानों को रिजर्वेशन देने के लिए संविधान बदलने की बात करनी पड़ रही है। रिजिजू ने कहा, राहुल गांधी तो संविधान बचाने की बातें करते हैं और उन्हीं की पार्टी के नेता खुलेआम मुसलमानों के लिए संविधान बदलने की वकालत कर रहे हैं। इस पर कांग्रेस पार्टी को जवाब देना चाहिए। रिजिजू के बाद राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा ने कांग्रेस को घेरा। नड्डा ने कहा कि संविधान की दुहाई देने वाली कांग्रेस ने कर्नाटक में संविधान का मजाक उड़ाया, धर्म के आधार पर आरक्षण दिया। अब कांग्रेस के नेता इस पर अपना स्टैंड क्लियर करें। कांग्रेस पार्टी बहुत संविधान की रक्षक बनती है। वो संविधान के बारे में जिस तरीके से उन्होंने उसकी धज्जियां उड़ाने का प्रयास किया है,
संविधान में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने स्पष्ट लिखा है और कहा है कि रिजर्वेशन धर्म के आधार पर नहीं होगा. रिजर्वेशन विल नॉट बी डन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन. दिस इज एन एक्सेप्टेड प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. लेकिन साउथ में कांग्रेस की सरकार में रिजर्वेशन कॉन्ट्रैक्ट में 4% का रिजर्वेशन का पारित किया जाता है. कॉन्ट्रैक्ट में डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दिया है हाउस में कि जरूरत पड़ेगी तो हम संविधान को भी बदलेंगे. दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर. और ये लोग बड़े संविधान के रक्षक बनते हैं और ये लोग संविधान की रक्षा करने की बात सारे देश को बताते हैं, ढोल पीटते हैं, वो संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं. ये इसके लिए हम रोज करते हैं. आज पटना में इफ्तार की रफ्तार देखने को मिली. एक लालू यादव ने इफ्तार किया और दूसरा चिराग पासवान ने. लालू प्रसाद यादव हर बार अपने घर पर इफ्तार पार्टी देते रहे, लेकिन इस बार उन्होंने अब्दुल बारी सिद्दीकी के घर पर इफ्तार पार्टी रखी. लालू के इफ्तार में आरजेडी के नेताओं के अलावा बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान पहुंचे, लेकिन नोट करने वाली बात यह थी कि लालू की इफ्तार पार्टी में बिहार कांग्रेस के बड़े नेता शामिल नहीं हुए. कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार और बिहार के प्रभारी कृष्णा अल्लवरू वहां नहीं पहुंचे. कांग्रेस के 19 विधायकों में से इक्का दुक्का ही वहां नजर आए. पटना में दूसरी इफ्तार पार्टी केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान की थी. चिराग पासवान के इफ्तार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ डिप्टी चीफ मिनिस्टर सम्राट चौधरी समेत बिहार सरकार के कई मिनिस्टर्स और बीजेपी के बड़े बड़े नेता शामिल हुए. बड़े बड़े चमत्कार का दावा करने वाले, खुद को ईश्वर बताने वाले बजिंदर सिंह की आज पंजाब के मोहाली कोर्ट में पेशी हुई. बजिंदर सिंह पर एक महिला ने सेक्सुअल हैरेसमेंट का इल्जाम लगाया है. इस केस में बजिंदर सिंह के खिलाफ नॉन बिलेबल वारंट जारी हो चुका था. गिरफ्तारी से बचने के लिए आज बजिंदर सिंह ने कोर्ट में हाजिरी लगाई, लेकिन जिस वक्त वो कोर्ट में पेश हो रहे थे उसी वक्त एक वीडियो सामने आया जिसमें यह शख्स अपने ऑफिस में एक महिला के साथ मारपीट और धक्का मुक्की करते हुए नजर आए. इस वीडियो में साफ दिख रहा है कि बजिंदर अपने ऑफिस में कुर्सी पर बैठे हैं और उनके सामने 3 महिलाएं सोफे पर बैठी हैं. किसी बात पर बजिंदर सिंह भड़क गए और पेपर का बंडल उठाकर सामने बैठी महिला पर फेंक दिया. इसके बाद महिला को धक्का दिया और उसके साथ बदसलूकी की. वहां मौजूद लोगों ने इंटरवीन करने की कोशिश की, लेकिन बजिंदर सिंह वहां मौजूद एक नौजवान को थप्पड़ मारते हुए दिखाई दिए. इस पूरे मामले में पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने कहा, चाहे रेप केस हो या फिर मारपीट का मामला, कानून अपना काम करेगा और जो भी गुनहगार होगा उसे सजा मिलेगी.